2 दिन पहले मुझसे एक इटालियन मिलने आया और उसने मुझसे कहा कि अगर मैं एक खास मामले में उसकी नुमाइंदगी कर सकूं तो वो मुझे 10,000 फ्रांक फीस देगा। जब से तुमने इस छोटे से मामले में जिसका ताल्लुक तुम्हारे शौहर के अकाउंट से था ताउन करने से इनकार कर दिया था, तब से मेरी गुज़र औक़ात मुश्किल हो गई है, क्योंकि तुम्हारे शौहर ने मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया था। जब भी मैं कहीं मुलाजमत के लिए दरख्वास्त देता हूँ मुझे मुस्तरद कर दिया जाता है। चुनाचे 10,000 फ्रांक की फीस में मेरे लिए बड़ी कशिश थी। मुमकिन है कभी ऐसा वक्त आए जब तुम्हारे पास दौलत ना रहे, अगरचे मुझे इसमें शुबा है, लेकिन जब तुम्हारे पास दौलत ना हो, जब तुम ऐसा सूट पहनने पर मजबूर हो जाओ जैसा कि इस वक्त मैंने पहन रखा है, और कुछ पता ना हो कि कब कोई नया सूट खरीदने के काबिल हो सकोगी, जब तुम सस्ते से रेस्टोरेंट में सस्ता सा खाने पर मजबूर हो और कभी कभी बगैर खाए के गुजर करना पड़े, तो तुम्हें महसूस होगा कि सही हो गलत, जायज और नाजायज के मुतालिक तुम्हारा मेयार बदल गया है। तुम्हें अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत। चुनाचे जब वो 2 आदमी मुझसे मिलने आए तो मैं उनकी बात सुनने पर मजबूर था। उसने मुझे बताया कि तुम ग्रीनविली के साथ रह रही हो। ऐसा लगता है जैसे तुम उससे मोहब्बत करने लगी हो। मेरा मौक्किल, जाहिर है मैं उसे मौक्किल ही कह सकता हूँ, तुम दोनों की निगरानी कर रहा था। वो जानता है कि तुम कितनी दौलतमंद हो। चुनाचे इस आइडिया ने उसे बहुत अपील किया कि वो ग्रीनविली को अगवा कर ले, तुमसे तावान का मुतालबा करे, इस यकीन के साथ कि तुम उसे जरूर वापस हासिल करना चाहोगी। उस आदमी ने ये बात भी राज नहीं रखी कि उसका ताल्लुक माफिया के गिरोह से है। फिर किसी न किसी तरह उसने ये भी मालूम कर लिया कि कभी मैं और तुम बहुत करीब रह चुके हैं। चुनाचे उसने तुमसे ज़र तावान का मुतालबा करने के लिए मुझे मौजू समझा और मैं इसी सिलसिले में आया हूँ। मैं उस आदमी से बराह रास्त मामला करना पसंद करूंगी। हेल्गा ने अपनी खामोशी तोड़ते हुए कहा, तुम्हारे पास कोई दूसरा चारा ही नहीं है। मेरा मौक्किल पसे मंजर में रहना चाहता है, इसलिए अगर तुम्हें अपना शहजादा वापस चाहिए तो मुझसे बात करना होगी। चुनाचे तुम एक जालसाज और ब्लैकमेलर ही नहीं बने, बल्कि माफिया से भी ताल्लुक जोड़ लिया। हेल्गा ने कहा, मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा कि तुम ऐसी पोजीशन में नहीं हो कि मुझसे बदकलामी कर सको। ऑर्चर के लहजे में तेजी आ गई। अगर तुम्हें ग्रेनविली चाहिए तो $2 मिलियन देने ही पड़ेंगे। मेरा मौक्किल तुम्हें कैश हासिल करने के लिए 3 दिन की मोहलत देने पर तैयार है, और तुम्हें ये कैश एक स्विस बैंक अकाउंट में जमा करना होगा। चुनाचे 3 दिन बाद मैं तुमसे इसी वक्त राब्ता कायम करूंगा। ऑर्चर ने गिलास खाली करके वापस मेज पर रख दिया। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि जब माफिया के लोगों से साबका पड़ जाए तो आदमी को बहुत मोहतात रहना पड़ता है। मेरे मौक्किल ने खबरदार किया है कि अगर तुमने पुलिस को इत्तला की तो ग्रेनविली के लिए बहुत बुरा होगा, और उसने ये भी कहा है कि अगर रकम स्विस अकाउंट में जमा न कराई तो ग्रेनविली का एक कान काट कर तुम्हें भेज दिया जाएगा। ये सुनकर हेल्गा के चेहरे का रंग उड़ गया। ये बड़ी जालिमाना हरकत होगी। ऑर्चर ने अपनी बात जारी रखी, मगर क्या किया जाए, माफिया के लोग इसी तरह काम करते हैं। वो बड़े बेरहम और संगदिल होते हैं। चुनाचे इसे महज धमकी मत समझना, वो इस पर पहले भी अमल करते रहे हैं। मैं कभी ग्रेनविली से नहीं मिला हूँ, मगर तुम्हारे ज़ौक़ को जानते हुए मैं समझ सकता हूँ कि वो खूबसूरत होगा। ऐसी सूरत में अगर उसका एक कान काट दिया जाए तो उसकी खूबसूरती खत्म नहीं होगी तो कम जरूर हो जाएगी। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, फिर रुक गया। मैं तो भूल ही गया, मेरे मौक्किल ने ये सरबंद लिफाफा भी तुम्हें देने के लिए कहा था। उसने एक लिफाफा जेब से निकालकर मेज पर रख दिया। मैंने सुना है कि ग्रीनविली ने बहादुर बनने की कोशिश की थी, और ये उसकी गलती थी। जब आदमी माफिया के हाथ में पड़ जाए तो उसे मोहतात रहना चाहिए। अच्छा, तो फिर अब 3 दिन बाद मुलाकात होगी। वो बंगले से बाहर निकला और अपनी कार में बैठकर रवाना हो गया। हेल्गा ने धड़कते दिल के साथ लिफाफा खोला। उसमें 3 पोलोराइड रंगीन फोटो रखे थे। उसने इन्हें देखा। उसके मुंह से एक चीख निकली और फोटो हाथ से छूटकर फर्श पर गिर गए। हैंकल जल्दी से कमरे में दाखिल हुआ। जैसा कि ऑर्चर ने अंदाजा लगाया था, इन तस्वीरों ने हेल्गा को बुरी तरह सहमा दिया। वो तशद्दुद से नफरत करती थी, खौफ खाती थी। अक्सर ऐसा होता था कि टीवी पर कोई तशद्दुद आमेज मंजर दिखाया जा रहा होता था तो वो टीवी बंद कर देती थी। उसकी तमाम सख्ती, मुस्तकिल मिजाजी एक पल में खत्म हो गई। उसने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया और रोने लगी। उन्होंने इसे जख्मी कर दिया है, वो रोते हुए कह रही थी। मैं जानती थी वो ऐसा ही करेंगे। अंकल ने उसे खफकी भरी नजरों से देखते हुए फोटो उठाए, इन्हें गौर से देखा, फिर मेज पर रखते हुए आहिस्ता से हेल्गा के कंधे पर हाथ रखा। मेरा मशवरा है मादाम कि खुद पर कंट्रोल करो, वो बोला।
हेल्गा ने उसकी तरफ देखा। जरा देखो, उन्होंने इसके साथ क्या सलूक किया है। मुझे हर सूरत में कैश का इंतजाम करना होगा। हैंकल ने वीडियो टेप रिकॉर्डर का बटन ऑफ कर दिया। फिर एक अलमारी के खाने से ताकतवर मुहद्दब अच्छा निकाला। फिर एक फोटो उठाकर उसका बगौर जायजा लिया। फिर सर हिलाते हुए फोटो वापस मेज पर रख दिए। मादाम, अगर तुम ये हिस्ट्रियाई कैफियत खत्म करो तो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। आंसुओं से भीगे चेहरे के साथ हेल्गा ने उसकी तरफ देखा। मुझे अकेला छोड़ दो, चले जाओ। मादाम, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। क्या है? हेल्गा ने गुस्से से पूछा। हैंकल ने एक फोटो उठा लिया। ये मुझे खून नहीं, टमाटो केचप मालूम होता है। हेल्गा ये सुनकर इस कदर हैरान हुई कि उसके बहते आंसू रुक गए। टमाटो केचप? क्या तुम पागल हो गए हो? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मिस्टर रुदल्फ की मुलाजमत इख्तियार करने से पहले मैं एक ऐसे आदमी के घर में काम करता था जिसका ताल्लुक फिल्मी दुनिया से था। मैंने उस आदमी से मेकअप के फन के बारे में बहुत कुछ सीखा है। अक्सर औकात किसी अदाकार को जख्मी दिखाने के लिए खून की जगह टमाटो केचप इस्तेमाल किया जाता है। तुम मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहे हो? हेल्गर के लहजे की सख्ती वापस आ गई थी, जिस पर हैंकल ने इत्मीनान से सर हिलाया। मैं ये कहना चाहता हूँ मादाम कि मिस्टर ग्रीनविली जख्मी नहीं हुए हैं। ये फोटो जाली हैं। क्या तुम वाकई ये ख्याल करते हो? हेल्गा चौंकी। गोया उन्होंने इसे जख्मी नहीं किया है। मैं ऐसा ही समझता हूँ। लानत हो उन पर, मगर मुझे फिर भी ग्रेनविली को कैद से आज़ाद कराना है। मादाम, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। कैसा सवाल? हेल्गा ने चीख कर पूछा। हैंकल ने सर हिलाया। अब हेल्गा रुडोल्फ वैसी ही मालूम हो रही थी जैसा कि वो इसे जानता था। ये कोई हिस्ट्रिया में मुब्तला औरत नहीं थी। आपके ख्याल में वो दो आदमी जो मिस्टर ग्रेनविली को अपने साथ ले गए हैं, बंगले में कैसे दाखिल हुए होंगे? इस सवाल का सूरत हाल से क्या ताल्लुक है? वो घर में घुसे और उसे अगवा करके ले गए, मगर वो अंदर कैसे आए? जाहिर है बैरूनी दरवाजे से। हेल्गा ने अपना गुस्सा जब्त करते हुए जवाब दिया। मैंने अपने कमरे में जाने से पहले बैरूनी दरवाजा न सिर्फ मुकफ्फल कर दिया था बल्कि चटखनी भी लगा दी थी। तुम जरूर भूल गए होगे। नहीं मादाम, मैंने दरवाजा मुकफ्फल करके चटखनी भी लगा दी थी। हैंकल ने संजीदगी से दोहराया। हेल्गा ने उसे गौर से देखा, फिर सर हिलाया। मैं माजरत ख्वाह हूँ हैंकल, मेरा जहन बहुत परेशान है। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन वो दोनों आदमी सिर्फ बैरूनी दरवाजे से अंदर आ सकते थे। क्या मिस्टर ग्रेनविली मेरे जाने के बाद बाहर गए थे, मिसाल के तौर पर टॉयलेट जाने के लिए? हेल्गा की आंखें दूर तक फैल गईं। हाँ, मगर तब मैं तजवीज़ करता हूँ कि मिस्टर ग्रेनविली ने बैरूनी दरवाज़ा खोला था। घर में कोई और ऐसा करने के लिए मौजूद नहीं था। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मुझे ये समझाना चाहते हो कि मिस्टर ग्रेनविली ने खुद अपने अगवा का प्लान बनाया था? हेल्गा चीखी। ये फोटो भी जाली है मादाम, और घर में सिर्फ मिस्टर ग्रेनविली ही बैरूनी दरवाज़ा खोल सकते थे। नतीजा बिल्कुल साफ जाहिर है। नहीं, वो मुझसे मोहब्बत करता है। वो कभी हरगिज हरगिज ऐसी हरकत नहीं कर सकता। हेल्गा की मुठ्ठियां भिज गईं। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। मैं जानती हूँ तुम उससे नफरत करते हो, मगर मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। मैं तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहती। आपको मिस्टर आर्चर के साथ तन्हा छोड़ने से पहले मैंने रेडियो टेप रिकॉर्डर का बटन ऑन कर दिया था। हैंकल हेल्गा के इनकार से बिल्कुल भी मुतासिर नहीं हुआ था। चुनाचे अब हमारे पास आपकी और उसकी गुफ्तगू रिकॉर्ड है। मैंने उसकी कार का नंबर भी नोट कर लिया है। मेरा मशवरा है मादाम कि अब हमें पुलिस से ताउन की दरख्वास्त करनी चाहिए। पुलिस? नहीं, हरगिज नहीं। ग्रीनविली माफिया के हाथों में है। वो धमकी दे रहे हैं कि अगर मैंने रकम अदा नहीं की तो वो उसका कान काट देंगे। हेल्गा उछलकर खड़ी हो गई। दौलत है क्या चीज? जब तक मैं उसे वापस हासिल नहीं कर लेती, मुझे दौलत की कोई परवाह नहीं है। मैं तावान की रकम अदा करूंगी। मैं तुम्हारे इल्जाम लगाने वाली बातें नहीं सुनूंगी। तुम नफरत अंगेज बातें तजवीज कर रहे हो क्योंकि तुम्हें उससे नफरत है। इस मामले से अलग रहो। मैं उसे हासिल करना चाहती हूँ, चाहे मुझे इसके लिए कितनी ही दौलत क्यों ना खर्च करनी पड़े। वो भागकर बेडरूम में दाखिल हो गई और दरवाजा बंद कर लिया। हैंकल देर तक साकित तो जामिद खड़ा रहा। उसकी आंखें गहरी सोच में डूबी हुई थीं। जब आर्चर वापस विला की तरफ चला तो वो बहुत पुरसुकून और मुतमईन था। उसने वो जाली फोटो हेल्गा को देकर अपने नजदीक उसे तड़पाने का अच्छा इंतजाम कर लिया था। उसका ख्याल था कि वो इस चुड़ैल पर वही कैफियत पैदा करेंगे जैसे कोई किसी को चाकू मारकर उसके भल को जिस्म में अच्छी तरह घुमा दे और यूं मजीद अजियत में मुब्तला कर दे। वो आप ही आप मुस्कुरा रहा था और सोच रहा था कि काश इस वक्त वो बंगले में मौजूद होता और फोटो देखकर हेल्गा को जो करबो अजियत महसूस होगी उसे अपनी आंखों से देखता।
اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ وہ تصویریں ہیلگا پر کیا اثر ڈالیں گی، اپنے محبوب کو خون میں لت پت دیکھ کر اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ اسے یقین تھا کہ فوٹو دیکھنے کے بعد ہیلگا رقم ادا کرنے میں کوئی تساہل نہیں کرے گی۔ اسے $1 ملین مل جائیں گے تو اس کی زندگی کا رخ ہی بدل جائے گا۔ جتنے قیمتی سوٹ چاہے گا خرید سکے گا، ہر ہفتے باربر سے بال کٹوائے گا، جبکہ آج کل اسے خود اپنے بال کاٹنے پڑتے ہیں۔ ایک بار پھر اچھے سے اچھے ریسٹورنٹ میں بہترین کھانے کھا سکے گا۔ ہیلگا کسی ہمدردی اور رحم کی مستحق نہیں تھی۔ اس نے ماضی میں اس کے ساتھ بدترین سلوک کیا تھا، اب اس کی جانب سے ایسا جواب ایک اچھا انتقام ہوگا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ یہ موقع تو کامیابی کا جشن منانے کا ہے۔ وہ راستے میں اترا، ایک اسٹور سے اچھی شیمپین کی 2 بوتلیں خریدی، کچھ کھانا اور پنیر وغیرہ خریدا اور اپنی ولا کی طرف چل دیا۔ ولا میں قدم رکھتے ہوئے آرچر نے گرین ولی کو آواز دی، مگر جواب میں خاموشی چھائی رہی۔ فکر مندی کے ساتھ وہ رہائشی کمرے میں داخل ہوا۔ وہ خالی تھا۔ ایک بیڈ روم دیکھا، دوسرے بیڈ روم میں جھانکا، مگر گرین ولی کہیں نظر نہیں آیا۔ بڑھتی ہوئی پریشانی کے احساس کے ساتھ اس نے کچن، باتھ روم، ٹوائلٹ، غرض پوری ولا دیکھ ڈالی، مگر گرین ولی تو جیسے کہیں فضا میں تحلیل ہو گیا تھا۔ آرچر کی جانے کے بعد گرین ولی واپس رہائشی کمرے میں آ گیا۔ آرچر ہیلگا سے ملنے گیا تھا اور 1 گھنٹے سے پہلے اس کی واپسی متوقع نہیں تھی۔ گرین ولی سوچ رہا تھا کہ اس سنسان ولا میں 3 دن تک ٹھہرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ آرچر نے اسے متوقع خطرات کے پیش نظر ولا سے قدم باہر نکالنے سے بھی منع کر دیا تھا۔ سوئس پولیس غیر ملکی باشندوں پر خصوصی نگاہ رکھتی ہے۔ گرین ولی کو یہی افسوس ہو رہا تھا کہ اس کا ایک سوئس پولیس کانسٹیبل سے جو سابقہ پیش آیا تھا، اس میں بھی اس نے تحمل سے کام نہیں لیا۔ اس کانسٹیبل نے گرین ولی کا نام و پتہ نوٹ کر لیا تھا، اسے اس کی شکل و صورت بھی یاد ہوگی۔ مگر خیر، اب اس سے زیادہ فرق تو نہیں پڑتا، اپنا حصہ وصول کرتے ہی وہ میامی روانہ ہو جائے گا۔ وہ یہی سب کچھ سوچ رہا تھا کہ پیچھے سے آنے والی ایک آواز نے اسے گھوم کر دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ دروازے میں سگیٹی اور اس سے چند قدم پیچھے بیلمونٹ کھڑا تھا۔ گرین ولی انہیں دیکھتے ہی اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ میرا تو خیال تھا کہ جنیوا روانہ ہو چکے ہو۔ ہم نے اپنا ارادہ بدل دیا، سگیٹی نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ تو اب تم کیا چاہتے ہو؟ گرین ولی کو خطرے کا احساس ہوا اور وہ پیچھے ہٹنے لگا۔ ہم تمہیں چاہتے ہیں مسٹر گرین ولی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہم چاہتے ہیں تم ہمارے ساتھ چلو۔ میں ہرگز تمہارے ساتھ جانا نہیں چاہتا۔ تمہیں تمہارا معاوضہ دیا جا چکا ہے، اس لیے اب دفع ہو جاؤ۔ اس مرتبہ ٹومیٹو کیچپ سے کام نہیں چلے گا، اگر زخمی ہوئے تو خون ہی نکلے گا۔ سگیٹی نے سیلنسر لگا ریوالور نکال لیا۔ گرین ولی کی رگوں میں خون سرد پڑ گیا۔ زندگی میں اب تک کسی نے اسے ریوالور سے نہیں دھمکایا تھا۔ یہ چیز میرے سامنے سے ہٹا لو، وہ گھبرا کر بولا۔ شوٹ مت کرنا۔ تب پھر ہمارے ساتھ آؤ۔ تم اگلی سیٹ پر بیٹھو گے اور میں پچھلی سیٹ پر، اور کوئی احمقانہ حرکت کی تو ریوالور کی گولی بڑی آسانی سے تمہارے سر میں اتر جائے گی۔ آؤ چلو۔ خوف سے کانپتے ہوئے گرین ولی کار میں بیٹھ گیا۔ تم مجھے کہاں لیے جا رہے ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اس نے پوچھا۔ فی الحال تو تم اپنا منہ بند رکھو۔ سگیٹی نے ریوالور کی نال اس کے سر سے لگا دی۔ کچھ دیر کے سفر کے بعد وہ ایک سنسان گلی میں واقع لکڑی کے ایک گیٹ کے سامنے اترے۔ بیلمونٹ نے گیٹ کھولا۔ سامنے ایک بڑی سی بلڈنگ تھی۔ عمارت میں داخل ہو کر ایک زینہ طے کر کے وہ ایک کمرے میں پہنچے، جہاں ایک کرسی پر برنی بیٹھا تھا۔ آؤ مسٹر گرین ولی، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے ہم نہیں ملے ہیں، مگر مسٹر آرچر ہمارے مشترکہ دوست ہیں۔ گرین ولی نے اس چھوٹے قد اور داڑھی والے اٹالین کو اسی طرح دیکھا جس طرح کوئی اپنے غسل کے پانی میں گر جانے والی مکڑی کو دیکھتا ہے۔ تم آرچر کو جانتے ہو؟ بے شک۔ آؤ یہاں اطمینان سے بیٹھ جاؤ، میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ گرین ولی ایک قریبی کرسی پر بیٹھ گیا۔ سگیٹی اس کے پیچھے کھڑا تھا اور بیلمونٹ نے دروازہ گھیر رکھا تھا۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں ابھی وضاحت سے بتاتا ہوں، برنی نے جواب دیا۔ آرچر میرے پاس آیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ ایک جعلی اغوا کی کارروائی کے لیے اسے 2 قابل اعتماد آدمیوں کی ضرورت ہے۔ اگرچہ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اغوا کی کارروائی فرضی ہوگی، مگر مجھے اس کی بات کا یقین نہیں آیا۔ اس نے اس کارروائی کے لیے ہمیں جو معاوضہ دیا وہ بھی ناکافی تھا۔ اب مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم اور وہ اس عورت سے $2 ملین حاصل کرنا چاہتے ہو۔ چونکہ ہمارے تعاون کے بغیر اغوا نہیں کیا جا سکتا، اس لیے میں نے محسوس کیا کہ ہمارے معاوضے میں خاطر خواہ اضافہ ہونا چاہیے۔
इस सिलसिले में तुम्हें आर्चर से बात करनी चाहिए, ग्रेनविली ने कहा। मुझे यहाँ जबरदस्ती क्यों लाए हो? अच्छा सवाल है, बर्नी बोला, कि तुम्हें जबरदस्ती यहाँ क्यों लाए? इसका जवाब यह है कि तुम्हें अगवा किया गया है, और इस मर्तबा ये अगवा नकली भी नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं। तुम और आर्चर दोनों अनाड़ी हो। इस सूरत हाल में एक ऐसी औरत मुलविस है जो $80 मिलियन की मालिक है, और तुमने ये भी कहा था कि वो औरत तुम्हारे इश्क में गिरफ्तार है, और लगता है कि वाकई है, जिसके लिए मेरी मुबारकबाद। लेकिन जब कोई 80 मिलियन रखने वाली औरत हो तो कोई अनाड़ी ही उससे सिर्फ $2 मिलियन का मुतालबा करेगा। मेरा पॉइंट समझ रहे हो ना? वो बड़ी सख्तगीर औरत है, उससे तो 2 मिलियन ही मिल जाए तो काफी है, ग्रेनविली ने कहा। तुम्हारा ये ख्याल इसलिए है कि तुम और आर्चर दोनों अनाड़ी हो। आइंदा से मैं ये मामला अपने हाथ में ले रहा हूँ। अभी पिछले हफ्ते की बात है कि रोम में एक सनतकार को अगवा कर लिया गया। ये काम मेरे एक दोस्त ने किया था, और उसने उसे आज़ाद करने के लिए $7 मिलियन वसूल किए। और वो सनतकार इतना दौलतमंद भी नहीं था जितनी कि ये औरत है। चुनाचे मैं तुम्हारी वापसी के लिए उससे $10 मिलियन का मुतालबा करूंगा, और तुम्हारे ताउन के लिए तुम्हें और आर्चर को 5-5 लाख डॉलर दूंगा। ताउन से तुम्हारा क्या मतलब है? मुमकिन है तुमसे एक कान या एक उंगली की कुर्बानी देने को कहा जाए, लेकिन $5 लाख हासिल करने के लिए ये कोई बड़ी कुर्बानी नहीं है। तुम मेरे साथ ये सलूक नहीं कर सकते। ग्रेन विली का चेहरा सफेद पड़ गया। तुम्हें अभी तक ये एहसास नहीं हुआ है कि इस मर्तबा तुम्हें वाकई अगवा किया गया है? बर्नी ने जवाब दिया। बिलमोंट तुम्हारा एक कान बड़ी उम्दगी से तराश कर एक गर्म इस्त्री से उसके जख्म को फौरी तौर पर ठीक कर सकता है। इसी तरह तुम्हारी उंगली भी तुम्हें ज्यादा तकलीफ दिए बगैर काटी जा सकती है। और मैंने जो कुछ तुम्हारे और इस औरत के ताल्लुकात के बारे में सुना है, इस कार्रवाई के बाद वो रकम अदा करने में बिल्कुल कोई तामुल नहीं करेगी। ग्रीनविली को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो बेहोश होने लगा हो। बर्नी कुर्सी से खड़ा हो गया। अब मैं ऑर्चर से बात करने जा रहा हूँ, उसने कहा। मैं चाहता हूँ कि वो मेरे और उस औरत के दरमियान राब्ते का काम करे। तुम यहाँ आराम से रहो। सिगरेटी और बिलमोंट तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे। इसका कभी इम्कान है कि तुम्हें अपने कान या उंगली से हाथ ना धोने पड़े। और इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। हेल्गा बेकरारी से अपने बेडरूम में टहल रही थी। ग्रेनविली को अगवा कर लिया गया था। अब वो माफिया के ठगों के कब्जे में था, और हेल्गा के जहन में उसे कोई नुकसान पहुंचे बगैर वापस हासिल करने के सिवा कोई दूसरा ख्याल नहीं था। उसे जल्द से जल्द कैश का इंतजाम करना था, ताकि जब वो बदमाश ऑर्चर आए तो उसके पास पूरा कैश मौजूद हो। उसे फौरन अपने स्विस बैंकर से मिलना चाहिए ताकि उससे रकम का इंतजाम करने के लिए कहे। उसे हैंकल का ख्याल आया, जिसने इल्जाम लगाया था कि ग्रेनविली ने खुद अपने अगवा का प्लान बनाया है। हैंकल रश्को हसद में मुब्तला एक अहमक बूढ़ा है। जब से हेल्गा ने उसे ये बताया था कि वो ग्रेनविली से मोहब्बत करने लगी है, तब ही से वो उसका मुखालिफ बन गया था। जब उसने कहा था कि वो ग्रेनविली से शादी करना चाहती है, तो उसकी मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार सरासर बनावटी था, और हेल्गा उसकी वजह भी जानती थी। हेल्गा के अलावा दोबारा किसी मर्द को अपना बॉस बनाना उसके लिए काबिल कबूल नहीं था। वो इतना खुद गर्ज था कि उसे खुश देखना पसंद नहीं करता था। वो चाहता था कि हेल्गा हमेशा तन्हा रहे, मोहब्बत से महरूम जिंदगी गुजारे। जख्मों पर खून के बजाय टमाटो केचप, ये एक झूठ था। हेल्गा को यकीन था कि ग्रेनविली पर तशद्दुद किया गया है। क्या इस कमबख्त ऑर्चर ने नहीं कहा था कि ग्रेनविली ने बहादुर बनने की कोशिश की थी? इन फोटोज का ख्याल आने पर हेल्गा कांप सी गई। उसके चेहरे के जख्मों से तो खून बह रहा था, और वो खुद गर्ज हैंकल इसे टमाटो केचप कह रहा था। और वो बैरूनी दरवाजा। ग्रेनविली के लिए इससे ज्यादा फितरी बात और क्या हो सकती थी कि उसने दरवाजे खोलकर कुछ देर रात की खुंक हवा में सांस लेना चाहा हो, या सितारों से चमकते खूबसूरत आसमान का नजारा करना चाहता हो। अब अगर वो बाद में दरवाजा बंद करना भूल गया तो ये भी फितरी बात। दरवाजे और खिड़कियां बंद करना उसकी ड्यूटी तो नहीं थी कि वो उसका आदी होता। हेल्गा एक आहनी इरादे से उठी, अपना हैंडबैग उठाया, अलमारी से एक लंबा कोट निकाला और बेडरूम से बाहर चली गई। वो इस वक्त बर्न जाने का इरादा कर चुकी थी। उसकी आहट सुनकर हैंकल कमरे में आ गया। क्या मैं तजवीज़ कर सकता हूँ कि तुम कुछ तजवीज़ नहीं करोगे? हेल्गा ने सर्द लहजे में उसकी बात काटी। मिस्टर ग्रेनविली के बारे में तुम्हारी बहुतान तराशी ने मुझे दुख पहुंचाया है। मैं ऐसा रवैया बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगरचे मुझे अंदाजा है कि तुमने ऐसा रवैया क्यों इख्तियार किया है। जब वो आएगा तो मैं उससे शादी करने का इरादा रखती हूँ। तुम या तो मेरी और ग्रेनविली की खिदमत मुश्तरका तौर पर अंजाम दोगे, या फिर सर्विस छोड़ दोगे। हैंकल ने चौंक कर हेल्गा की तरफ देखा।
اس کی آنکھوں میں ایسی افسردگی تھی کہ ہیلگا کو اپنے سخت رویے پر ندامت ہونے لگی۔ آپ کو اختیار ہے مادام، ہینکل نے دھیمے لہجے میں جواب دیا، چاہے مجھے رکھیں یا برطرف کر دیں۔ ہیلگا کو اتنی خجالت محسوس ہو رہی تھی کہ وہ جواب دیے بغیر بنگلے سے باہر چلی گئی۔ ہینکل دیر تک خاموش کھڑا رہا، پھر جب اس نے رولز رائس کار کو دیکھ لیا تو بیرونی دروازہ بند کر کے قفل لگا دیا۔ وہ رہائشی کمرے میں واپس آیا اور کچھ دیر تک یوں ہی بلا مقصد ادھر ادھر گھومتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں گہری سوچ کا تاثر تھا۔ اچانک اس نے کوئی فیصلہ کیا، اپنے کمرے میں آیا، چرمی جلد کی ایک ایڈریس بک تلاش کی جس میں حروف تہجی کے اعتبار سے پتے تحریر تھے۔ صرف ایف کے تحت اسے مطلوبہ پتہ مل گیا، جین فاکن۔ پھر اس نے اپنے فون کا ریسیور اٹھا کر پیرس کا ایک نمبر ڈائل کیا۔